हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रंजना हिंदी एजुकेशन चैनल में। हमने अपनी पिछली वीडियो में शब्द और शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम शब्दों का पहला वर्गीकरण है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो पहला है तत्सम शब्द। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों, मतलब जैसे हैं वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से आए हैं और अपना कोई भी रूप बदल कर नहीं आए हैं, जैसे हैं वैसे ही हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव, तद्भव होता है उससे उत्पन्न। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपना थोड़ा बहुत रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृत से ही उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से आए हैं अपना थोड़ा बहुत रूप बदलकर, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो कार्य, संस्कृत में कार्य ऐसे लिखते हैं और हिंदी में हम कार्य का काम कर देते हैं। ठीक है, जैसे कर्पूर, कपूर, वार्ता, बात, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं ये। ठीक है, लेकिन इन सबको याद करने की एक ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक्स है, जैसे हम यहाँ पर हमने तत्सम शब्द लिखे हैं जिन्हें पहचानने की एक ट्रिक्स है। जैसे कि तत्सम शब्द जब हमें ब शलगम वाला, ये गोले वाला श, और षटकोण, और क्ष क्षत्रिय, त्र त्रिशूल और स्र, जहाँ भी हमें यह शब्द दिखेंगे, अगर शब्द में चाहे आगे लिखा हुआ है ये, चाहे ये बीच में लिखा हुआ है, चाहे ये पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ हम तत्सम लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसमें से, जैसे कि नव लिखा गया है, कि नव से नव शब्द कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है, तो आपने वो को देखकर इसका तत्सम लगा देना है। ठीक है, वैसे र के सभी रूप, र जैसे हमारा चाहे रेफ के रूप में हो, चाहे पदेन के रूप में हो, तो वहाँ हम इसका तत्सम ही लिखेंगे। अगर मान लो जैसे ये हमारे पास है कर्पूर, ठीक है, तो र हमारा कैसे है, ऊपर रेफ के रूप में है ना, तो ये हमारा तत्सम रूप है। जैसे आमर पदेन में है ना, ये आमर है, जैसे ये पदेन में र लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, तत्सम रूप। और एक हमारा ये है री ऋषि जो है, इसका जो रूप है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं ना इसको, तो ये रूप जो है अगर ये जहाँ भी दिया गया होगा तो वहाँ भी तत्सम ही होगा। तत्सम की एक और पहचान है, जहाँ पर अगर अनुस्वार ही होगा, यानी कि बिंदी ही होगी, किसी भी शब्द के ऊपर अगर बिंदी ही लगी ही होगी तो वो तत्सम होगा। अगर चांद बिंदु होगा तो वो हमारा तद्भव होगा। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। और फिर एक बार फिर रिवीजन करवा रही हूँ, जैसे हमारा ब श श क्ष त्र स्र, ये जहाँ भी वर्ण आएंगे वहाँ आपने तत्सम लगाना है, और र के सभी रूप जो भी होंगे, रेफ के रूप में होगा, पदेन के रूप में होगा, या ये भी पदेन के रूप में है, और री वाला होगा, इस तरह से री लिखा होगा, तो आपने वहाँ पर तत्सम ही लगाना है। नेक्स्ट है हमारा देशज शब्द। देश और प्लस ज, देश का अगला हम संधि विच्छेद करेंगे तो देश प्लस ज, तो ज का मतलब होता है उत्पन्न। तो देश में उत्पन्न होने वाले शब्द जो हमारे अपने देश के शब्द हैं, जो कि हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, और विदेशज शब्द,
विदेश से आए शब्द, जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि विदेशों से आए हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, चीनी, इस तरह से जो भी शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो कि दो विभिन्न भाषाओं से लिए गए होते हैं, जो कि दो विभिन्न भाषाओं से लिए गए होते हैं और जब वो मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी, रेल जो है वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी का शब्द है। सेकंड वर्गीकरण है हमारा रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो जैसे रचना के आधार पर होते हैं हमारे, जैसे कि बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो कि अपने अर्थ में रूढ़ होते हैं, मतलब उनका एक ही अर्थ होता है। अगर हम उनको अलग अलग करेंगे, जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है घोड़ा, अगर हम घोड़ा को अलग करेंगे घो और ड़ा को, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अगर हम इनको इकट्ठा करेंगे तो ये घोड़ा बनेगा, तो घोड़ा अपने अर्थ में रूढ़ है। आपको पता है कि घोड़ा क्या है, आपके सामने पिक्चर आ जाती है घोड़े की, ठीक है। तो वो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनका वो एक ही अर्थ में रूढ़ होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जो कि योग से बने होते हैं। यौगिक, आपने योग से याद रखना, यौगिक से कि योग इनकी प्लस करने पर, कि वो आपस में दो या तीन शब्द जो होते हैं वो आपस में मिलकर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे राष्ट्रपिता, तो राष्ट्र जब अब आप राष्ट्रपिता को अलग, तो राष्ट्र का मतलब है देश और पिता फादर, तो राष्ट्रपिता, तो इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब ये एक जुड़ रहे हैं, एक हो रहे हैं, तब ये बन रहा है राष्ट्रपिता, इनकी राष्ट्र का पिता। थर्ड हमारे पास योग रूढ़। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ होता है, मतलब शब्द तो यौगिक होते हैं लेकिन ये अब अपने अर्थ के लिए रूढ़ होते हैं। जैसे जलज, तो जल का मतलब पानी और ज का मतलब है उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होने वाला, जैसे कमल, मछली, कछुआ, सीप, इस तरह से हम बोल सकते हैं ये सभी क्या हैं, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला। अब एक और एग्जाम्पल है लंबोदर, ठीक है। लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है, बड़े पेट वाला, तो वो किसके लिए रूढ़ है, गणेश जी के लिए, ठीक है। तो वो अपने अर्थ में रूढ़ है, तो यौगिक शब्द लेकिन अपने अर्थ में रूढ़ है। और भी एग्जाम्पल हैं जैसे पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, त्रिनेत्र, तो पीताम्बर पीले वस्त्र वाला, दशानन 10 सिर वाला, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, और त्रिनेत्र 3 नेत्र वाला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करके जरूर जाना।